वेलकम स्टूडेंट। मैं पल्लवी निशा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, विद्या भवन महिला कॉलेज सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा। मैं आज आप लोगों को दिल्ली सल्तनत की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजवंशों में से जो इसके संस्थापक राजवंश थे, गुलाम वंश, उसके बारे में चर्चा करूँगी। इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में गुलाम वंश को ममलुक वंश या प्रथम तुर्क शासकों के वंश के रूप में जाना जाता है। इसके नामकरण को लेकर ही विवाद है, क्योंकि मोहम्मद गौरी के गुलाम जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उसके द्वारा इस वंश की स्थापना की गई थी और ऐसा माना जाता है कि इसमें जो अधिकतर शासक थे वह गुलाम थे, इसलिए इस वंश को गुलाम वंश का नाम दिया गया। लेकिन अगर इतिहास में देखा जाए, पूरे राजवंशों में से शासकों की वंशावली को देखा जाए तो सारे शासक गुलाम नहीं थे, बल्कि वो किसी न किसी रूप में एक स्वतंत्र थे। इनमें से कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन ही गुलाम थे। इसका एक नाम गुलाम वंश को इतिहासकारों के द्वारा ममलुक वंश भी कहा गया है। ममलुक वंश का मतलब होता है स्वतंत्र माता पिता से जन्म लेने वाले लोग। यह अरबी भाषा का एक शब्द है, यानी कि गुलाम वंश में जितने भी गुलाम थे वह स्वतंत्र माता पिता की संतान थे, इसलिए इस वंश को ममलुक वंश भी कहा जाना उचित प्रतीत होता है। तो नामकरण को लेकर विवाद की स्थिति है, लेकिन हम गुलाम वंश के आपके जितने भी शासक हैं उनके बारे में आज मैं बात करूंगी। गुलाम वंश 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक का कार्यकाल माना जाता है और 1206 से 1290 तक में कुल 11 शासकों ने शासन किया, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई, जो मोहम्मद गौरी के बहुत ही विश्वास पात्र गुलामों में से एक थे। मोहम्मद गौरी भारत विजय करने के बाद जब वापस गजनी लौटते हैं तो वे कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना प्रबंधक नियुक्त करके जाते हैं। तो इसके लिए भी मैंने एक चार्ट बनाया है इन तमाम 11 शासकों के बारे में जानकारी के लिए। तो इसको एक चार्ट के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी। ये एक चार्ट है जिसमें मैं बताना चाहूँगी कि गुलाम वंश में जो 1206 से 1290 ईस्वी तक का कार्यकाल है, इस कार्यकाल में कुल मिलाकर 11 शासकों ने शासन किया, जिसके प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक थे और अंतिम शासक ह्यूमर्स थे 1290 ईस्वी तक। तो ये एक वंशावली है इसके प्रमुख शासकों की। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक इसकी स्थापना की और यह कुतुबी वंश से संबंधित थे। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी वंश से संबंधित थे और 1210 ईस्वी में पोलो खेलते हुए, जिसको चौगान भी कहा जाता है, उसको खेलने के दौरान घोड़े से गिर जाने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद 1210 ईस्वी में कुछ समय के लिए ही आराम सा शासक बनते हैं, लेकिन इनको हटाकर शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन के दामाद होते हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश, वो 1210 से 1236 ईस्वी तक गुलाम वंश के शासक बनते हैं और ये शमसी वंश की स्थापना करते हैं। और कहा जाए तो इनके शासनकाल में ही तुर्की शासन का वास्तविक स्थान प्राप्त होता है, तुर्की शासन की स्थापना होती है, इसलिए इनको तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इसके बाद इनके पुत्र होते रुकुद्दीन फिरोज शाह, जो 1236 ईस्वी में शासक बनते हैं, जो बिल्कुल अयोग्य होते हैं। इनकी बहन होती है रजिया सुल्तान, जिनको शमसुद्दीन इल्तुतमिश अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके होते हैं और वो रुकनुद्दीन फिरोज शाह को हटाकर रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की शासिका बनती है। और यह सिर्फ दिल्ली सल्तनत की ही नहीं, इतिहास की दृष्टि में देखा जाए तो दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी और प्रथम मुस्लिम महिला और अंतिम शासिका के रूप में रजिया सुल्तान को जाना जाता है।
इनके विरुद्ध षड्यंत्र करके जो अमीर लोग थे वो हटा देते हैं और बहराम शाह को, इनकी मृत्यु हो जाती है और बहराम शाह को शासक नियुक्त किया जाता है, सुल्तान बनाया जाता है, जिनका कार्यकाल 1240 से 1242 ईस्वी तक होता है। इन्हीं के शासनकाल में हम देखते हैं कि मंगोलों का आक्रमण होता है और 1241 ईस्वी में और 1242 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी जाती है। बहराम शाह के बाद आते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह, जिनका कार्यकाल 1242 से 1246 ईस्वी तक है। तो अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में भी मंगोलों का आक्रमण हो रहा होता है और इनके बाद नासिरुद्दीन महमूद जो शासक बनते हैं 1246 से 1266 ईस्वी तक इनका शासनकाल होता है। नासिरुद्दीन महमूद को नियुक्त करने वाले अमीर होते हैं, अमीरों की इनके ऊपर ज़्यादा कृपा होती है, इसलिए ये 40 तुर्कों के जो संगठन थे उसके जो प्रमुख हुए गयासुद्दीन बलबन, उनको अपना संरक्षक नियुक्त करते हैं। 1266 में इनकी मृत्यु होती है और गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 ईस्वी तक स्वतंत्र रूप से दिल्ली सल्तनत का शासन करते हैं और गयासुद्दीन बलबन के द्वारा दिल्ली सल्तनत को स्थायित्व प्रदान करने में बहुत बड़ा योगदान होता है। इतिहास में देखा जाए तो उन्होंने रक्त व लौह की नीति को अपनाया, राजत्व के सिद्धांत को अपनाया, दैवीय सिद्धांत को अपनाया और इस तरह से गयासुद्दीन बलबन के काल में दिल्ली सल्तनत जो है अपनी सुदृढ़ता की ओर मजबूती से बढ़ रही होती है। गयासुद्दीन बलबन के बाद इनके पुत्र यह अपने पुत्र को शासक बनाना चाहते हैं, लेकिन अमीरों का प्रभाव होने के कारण केकुकाबाद जो इनके पुत्र होते हैं वो शासक बनते हैं और इनका शासनकाल होता है 1287 से 1290 ईस्वी तक। 1290 ईस्वी में केकुकाबाद की मृत्यु हो जाती है और इसके जो अल्पायु पुत्र जो नाबालिग पुत्र होते हैं क्यूमर्स 1290 ईस्वी में शासक नियुक्त किए जाते हैं। यह एक नाबालिग शासक होता है और इनके संरक्षक होते हैं जलालुद्दीन, जो संरक्षक के रूप में दिल्ली सल्तनत पर शासन करते हैं। मगर जलालुद्दीन के द्वारा ही 1290 ईस्वी में क्यूमर्स की हत्या करके दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश को समाप्त करके एक नए राजवंश की स्थापना की जाती है और वह राजवंश खिलजी राजवंश के नाम से जाना जाता है। तो ये एक चार्ट के द्वारा है जिसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से इन 11 शासकों ने दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के अंतर्गत शासन किया और 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली सल्तनत के जो गुलाम वंश के अंतिम शासक हैं उसकी हत्या करके एक नए राजवंश की नींव डाली जाती है जिसका नाम है खिलजी वंश। तो ये एक चार्ट है और इस चार्ट के द्वारा हम गुलाम वंश को पूरी तरह से उनके 11 शासकों के प्रमुख योगदानों के बारे में आपको